नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ 6 दिन का समय शेष है। प्रायश्चित पूजा के साथ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार ने देश में राम राज्य जैसा माहौल बनाने की कोशिशें तेज कर दी है। इस बीच नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने सबूतों के साथ बताया है कि देश में अमीर गरीब की खाई तेजी से कम हो रही है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी राम पथ पर आगे बढ़ते हुए देश का विकास रथ दौड़ा रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है। हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में मिडिल क्लास भी है, न्यू मिडिल क्लास भी है, एक प्रकार से पूरा मध्यम वर्ग है। राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। जिस राम राज का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो कैसे आएगा? आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। 22 जनवरी को घर घर में दीपावली मनाने की प्रार्थना करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अमीरी गरीबी का भेद मिटाने के लिए कौन सी नई योजना बनाई है? ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पक्की तारीख बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी देश को विकास की गारंटी कैसे दे पाएंगे? मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 10 दिनों तक कठोर यम नियमों का पालन करने वाले प्रधानमंत्री मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसे करने वाले हैं? राम मंदिर के निर्माण की यह प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है
विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में राम राज लाने का भी संकल्प लिया था। अब इस संकल्प को पूरा करने का समय है। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। राम राज का संकल्प यानी धर्म और मर्यादा में रहते हुए विकास का संकल्प, ऐसा समाज बनाने का संकल्प जिसमें अमीर और गरीब की खाई गहरी न हो और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच सके। इस वक्त राममय हो चुके पूरे देश में राम महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी वक्त नीति आयोग की नई रिपोर्ट ने देश को राम राज की उम्मीद दी है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि हमारी सरकार के 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। यानी आज भारत में गरीबी से बाहर निकलकर एक न्यू मिडिल क्लास, नए मध्यम वर्ग का सृजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि बीते 5 सालों में देश के 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलकर मध्यम वर्ग में शामिल हो गए हैं। अब नीति आयोग की नई रिपोर्ट बता रही है कि देश में गरीबों की संख्या में भारी गिरावट आई है। नीति आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 9 साल के दौरान देश में कुल 24.82 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर हुए। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे गरीब माने जाने वाले राज्यों की गरीबी तेजी से कम हुई है। मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी गरीबी क्या होती है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की वो सौगंध सुन लीजिए जो उन्होंने पीएम जनमन योजना के 1 लाख लाभार्थियों को राहत की पहली किस्त जारी करते समय दी थी। आज देश में वो सरकार है जो सबसे पहले आपके बारे में, आप जैसे मेरे गरीब भाई बहनों के बारे में, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले मेरे भाई बहनों के बारे में सोचती है, जिनके पास कुछ नहीं है। सबसे पहले हम उनके सुख दुख की चिंता कर रहे हैं। जिसका कोई नहीं, मोदी उसके लिए खड़ा है। देश के 200 जिलों में 22,000 से ज्यादा कमजोर जनजातीय समूहों से ताल्लुक रखने वाले गरीबों को 4,90,000 से ज्यादा पक्के मकान और आर्थिक राहत देने वाली केंद्र सरकार की ये योजना पिछले साल शुरू हुई थी। इनमें से हर मकान पर केंद्र सरकार 2,39,000 रुपए खर्च करने जा रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसके 1 लाख पात्रों को राहत की पहली किस्त जारी कर दी। यानी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आदिवासियों से ताल्लुक रखने वाले गरीबों के घर के भूमि पूजन की तैयारी कर दी। गरीब को हाथ पकड़कर गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाले इकोसिस्टम तैयार करने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने तब ले लिया था जब अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक नहीं आया था। मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें। हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि उसको कुछ साहस करने का मन कर जाए, कहीं रुकावट आ जाए तो उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई मिल जाए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले नीति आयोग की सबसे नई रिपोर्ट बता रही है कि मोदी सरकार के 9 साल के दौरान देश की बहुआयामी गरीबी में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट हुई। नीति आयोग के चर्चा पत्र यानी नीति डिस्कशन पेपर में लिखा है कि भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है। इन 9 सालों के दौरान देश के करीब 24.82 करोड़ लोग गरीबी की इस श्रेणी से बाहर निकल गए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों के दौरान बहुआयामी गरीबी से 5.94 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकल गए। देश के संसाधनों पर गरीबों का सबसे बड़ा हक होता है। पहले बैंक तक पहुंच भी सिर्फ अमीर लोगों की होती थी। गरीबों के लिए तो ये माना जाता था कि पैसा ही नहीं है तो बैंक खाते का क्या करेंगे। कुछ लोग सोचते थे कि गारंटी देने के लिए कोई नहीं है तो बैंक लोन कैसे मिल पाएगा। बीते 9 वर्षों में इस सोच को भी भाजपा सरकार ने बदल दिया। हमने बैंकों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। राम राज में कोई गरीब नहीं था। राज्य के संसाधनों पर वनवासियों का भी उतना ही हक था जितना व्यापारियों का। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करते समय प्रधानमंत्री मोदी के सामने देश में ऐसा ही राम राज लाने की चुनौती होगी। कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। गरीबी का आधार सिर्फ आर्थिक ही नहीं होता, बल्कि संसाधनों तक किसकी कितनी पहुंच है इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए 12 अलग अलग आधारों पर मल्टी डायमेंशनल गरीबी तय की जाती है। इसमें पोषण, बच्चे और किशोरों की मृत्यु दर, मानसिक सेहत, स्कूलिंग के साल, स्कूल में अटेंडेंस, खाना बनाने का ईंधन, साफ सफाई, पीने का पानी, बिजली, हाउसिंग, संपत्ति और बैंक अकाउंट शामिल है। इन 12 आधारों से तय हुए गरीबों में से 9 साल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2024 में मल्टी डायमेंशनल गरीबी सिंगल डिजिट यानी 9% से भी कम रह जाए और अगले 5 साल में मल्टी डायमेंशनल गरीबी को 1% से भी नीचे ले आया जाए। भारत में जो आशा है, लोगों में जो आत्मविश्वास है, वो आपके लिए भी अनेक संभावनाओं के द्वार खोल रही है।
आप खुद देखिए, आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या रामराज की तरह आय में असमानता घट रही है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के लोगों की आय पर रिसर्च की है। नए अध्ययन से पता चला है कि हाल के सालों में लोगों की आय में असमानता कम हुई है और आमदनी बढ़ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या साल 2021-22 के 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 74 मिलियन हो गई है। 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2023 तक कुल 82 मिलियन यानी 8 करोड़ 20 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुए। एसबीआई की रिपोर्ट में सबसे खास बात यह है कि भारतीय मिडिल क्लास की स्थिति मजबूत हो रही है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की आय वाले करदाताओं के आईटीआर में 295% की वृद्धि हुई है। 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों के आईटीआर की संख्या भी लगभग 3 गुना यानी करीब 291% बढ़ गई है। आज दुनिया की ज्यादातर ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां मानती हैं कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। देश में आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ देश में राम राज की नींव रख दी जाएगी तो ये लोकतंत्र की बड़ी जीत होगी। सवाल है कि मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे से पहचाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राम राज लाने का राम काज कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में दूसरी बार दक्षिणी राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम पहले आंध्र प्रदेश में थे, फिर केरल गए और इससे पहले 2 और 3 जनवरी को भी वो तमिलनाडु और केरल गए थे। दक्षिण के ये 3 राज्य ही ऐसे हैं जहां बीजेपी को 2019 में एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में मोदी 2024 में इन 3 राज्यों समेत दक्षिण के सभी 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 131 सीटों का अंकगणित दुरुस्त करने में जुटे हैं। 2024 के शुरुआती 2 हफ्तों में ही दक्षिण के 2 दौरों से मोदी ने बीजेपी के लिए कितनी सीट पक्की कर ली, हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में ये जानिए। राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। भगवान राम की उपासना में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर अयोध्या से करीब 1800 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर की है। मस्तक पर तिलक, आंखें बंद, आराध्य की भक्ति में मगन इतने कि जुबान पर अनवरत राम का नाम।
आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की, उसका जितना नाता त्रेता युग और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है, उतना ही नाता बीजेपी के मिशन साउथ और 25 लोकसभा सीटों से भी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के उद्घाटन से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में ऐतिहासिक वीरभद्र मंदिर में पूजा की। फिर रंगनाथ रामायण की चौपाइयां सुनी। कठपुतलियों के जरिए प्रदर्शित राम कथा देखी। क्या मोदी की इस राम उपासना का मकसद 2024 में वोट साधना है? इसे समझने के लिए आपको 2019 के चुनाव का अंकगणित देखना होगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछली बार यहां बीजेपी ने 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। बीजेपी को वोट मिला सिर्फ 1%। कांग्रेस ने भी 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसे भी कहीं जीत नहीं मिली। कांग्रेस को वोट मिला 1%, जबकि वाईएसआरसीपी को 25 में से 22 सीटें मिली और वोट मिला 49%। तो टीडीपी को 25 में से 3 सीट पर जीत मिली और उसका वोट शेयर था 40%। पिछले चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में इस बार उसका सपना शून्य से शिखर पर पहुंचना है। यही वजह है कि यह राज्य बीजेपी के टॉप एजेंडे में है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लेपाक्षी मंदिर दर्शन को 2024 के एजेंडे से जोड़कर देखना गलत नहीं होगा। I now request the Honorable Prime Minister to hand over the accreditation certificate to Director General NASIN, Dr. K.N. Raghavan. लेपाक्षी मंदिर के बाद पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलास मुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। आईआरएस अधिकारियों के इस ट्रेनिंग सेंटर के शुभारंभ भाषण में पीएम की जुबान पर राम का ही नाम था। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। देश की कोटि-कोटि नागरिकों ने 2019 की प्रचंड जीत के बावजूद आंध्र प्रदेश बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन के लिहाज से सबसे फिसड्डी राज्यों में शुमार है। 2024 में बीजेपी पिछली बार मिली 303 सीटों के अंकगणित को नए मुकाम पर ले जाना चाहती है, और ये तभी मुमकिन है जब बीजेपी दक्षिण के राज्यों में भी उत्तर भारत जैसा करिश्मा कर पाए। दक्षिण भारत में हमने थोड़ा प्रमुख कार्यकर्ताओं को कोई एक अलग रचना, जैसे हमने तमिल संगम की बात की और बाकी जो बातें की, वहाँ के लाभार्थियों पर जो विशेष जोर देना आवश्यक है, उसकी एक अलग रचना और अलग प्रवास की योजना उस दक्षिण के विषय में, या बंगाल हो, बिहार हो, इस प्रदेशों के लिए हमने विशेषकर की है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरा देश राममय है। लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में 2024 फतह करने के लिए बीजेपी के पास राम का नाम और मोदी का काम जैसे दो ब्रह्मास्त्र हैं। आंध्र प्रदेश की तरह केरल भी वो राज्य है जहां 2019 में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। केरल तो वो राज्य है जहां किसी भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि न सिर्फ केरल में उसका खाता खुलेगा, बल्कि पारंपरिक एलडीएफ और यूडीएफ के इतर वो राज्य में एक सियासी विकल्प के तौर पर भी उभरेगी। इस लक्ष्य को हासिल करने में बीजेपी पूरी शिद्दत से जुटी है। बीजेपी के लिए दक्षिण के राज्यों को जीतना कितना जरूरी है, इसकी गवाह
2 हफ्ते के अंदर केरल में प्रधानमंत्री के इस दूसरे रोड शो से मिल रही है। पीएम मोदी का रोड शो कोच्चि में महाराजा कॉलेज ग्राउंड से गवर्नमेंट गेस्ट हाउस तक हुआ। इस दौरान सड़क की दोनों तरफ खड़े बीजेपी समर्थकों ने अपने नेता का दिल खोलकर स्वागत किया। बीजेपी के मुताबिक इस रोड शो में करीब 50,000 कार्यकर्ता मौजूद हैं। दो 2024 के पहले महीने में ही प्रधानमंत्री का केरल में दूसरी बार यात्रा है। पहली यात्रा में भी उन्होंने रोड शो किया और मंदिरों में पूजा किया, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ बेहद खास है। इस बार वो न सिर्फ परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, बल्कि बूथ लेवल और मंडल स्तर के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। मोदी ने 2 दिन के इस केरल दौरे की शुरुआत रोड शो से की, तो दूसरे दिन बुधवार को वो त्रिशूर में श्री कृष्ण मंदिर गुरुवायूर में पूजा करेंगे। इसके बाद पीएम बीजेपी नेता और मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार सुरेश गोपी की बेटी के शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। फिर वो त्रिप्यार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कोच्चि में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग से जुड़ी 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 2 जनवरी को भी केरल के त्रिशूर में बीजेपी के महिला सम्मेलन में आए थे। इस सम्मेलन में करीब 2 लाख महिलाएं जुटी थीं। तब करीब 45 मिनट के संबोधन में पीएम ने सबसे बड़ी बात क्या कही थी, उसे एक बार फिर से सुनिए। लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब कानून बन चुका है। 2024 के लिहाज से केरल बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसे समझने के लिए आपको 2019 के नतीजे को तफसील से देखना होगा। 20 लोकसभा सीट वाले केरल में बीजेपी 14 सीटों पर लड़ी, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि बीजेपी को 13% वोट जरूर मिले। उसकी सहयोगी पार्टी बीजेडीएस ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो एक भी सीट जीत नहीं पाई। बीजेडीएस को वोट मिले सिर्फ 2%। कांग्रेस ने यूडीएफ गठबंधन के तहत 16 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसे 15 सीट पर जीत मिली। वोट शेयर रहा 37%। तो उसके सहयोगी दलों ने 4 सीट पर चुनाव लड़कर सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के सहयोगी दलों का वोट शेयर रहा 10%। वामपंथी दलों के गठबंधन ने सभी 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, इनमें से एक पर उसे जीत मिली। एलडीएफ का वोट शेयर 34% था। जो धर्म है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। नफरत नहीं फैलाता हूं। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं। बीजेपी केरल में वोट बढ़ाने और पहली बार सीट जीतने की खातिर हर वर्ग में पैठ बनाने में जुटी है। इसके लिए पार्टी ने 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ईसाई समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए स्नेह यात्रा चलाई थी। केरल में ईसाइयों की आबादी करीब 18% है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि 2024 में केरल में कमल जरूर खिलेगा। ऐसा होगा या नहीं, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद पता लगेगा। लेकिन 2019 में केरल में बीजेपी किन किन सीटों पर अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रही, उसका अंकगणित भी देख लीजिए। 2019 में बीजेपी ने त्रिशूर सीट से मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी को उतारा था, जिन्हें 28% वोट मिले। 2014 में इसी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार केपी श्रीसन को 11% वोट मिले थे। 2019 में तिरुवनंतपुरम केरल की अकेली सीट थी, जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के राजशेखरन को 31% वोट मिले। हालांकि 2014 में इसी सीट पर बीजेपी के ओ राजा गोपाल को 32% वोट मिले। इस बार बीजेपी का जोर केरल की पठानमथिट्टा सीट पर भी है, क्योंकि 2019 में यहां पार्टी उम्मीदवार के सुरेंद्रन को करीब 29% वोट मिले थे, जबकि 2014 में इस सीट पर बीजेपी को सिर्फ 16% वोट मिले थे।
केरल की अटिंगल सीट भी बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 2019 में यहां बीजेपी उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन को 25% वोट मिले थे, जबकि 2014 में इसी सीट पर बीजेपी को सिर्फ 11% वोट मिले थे। आंध्र प्रदेश और केरल की तरह तमिलनाडु में भी 2019 में बीजेपी खाली हाथ रही। 2019 में तो 2014 में मिली कन्याकुमारी की सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। इस बार यानी 2024 में बीजेपी का AIADMK से गठबंधन भी टूट चुका है, लेकिन उसे अपने तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की सक्रियता और PM मोदी के नाम और काम के बूते कांग्रेस और DMK गठबंधन को चुनौती देने की उम्मीद है। 2024 के पहले महीने के पहले हफ्ते में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इसमें 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग भी शामिल है। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की भारतीदासन यूनिवर्सिटी के 38वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत की। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी का AIADMK, PMK, DMDK और TMC-M से गठबंधन था। तब बीजेपी ने 6 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत एक भी सीट पर नहीं मिली। हालांकि बीजेपी को 4% वोट जरूर मिले। AIADMK समेत बीजेपी के सहयोगी दलों ने 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली, जबकि 4 दलों का कुल वोट शेयर था 18%। जबकि यूपीए गठबंधन में कांग्रेस ने 9 सीट पर उम्मीदवार उतारे, उसे 8 सीट पर जीत मिली और वोट शेयर रहा 13%। कांग्रेस की सहयोगी और यूपीए की सबसे बड़ी पार्टी DMK समेत 5 दलों ने 30 सीट पर उम्मीदवार उतारे और सभी 30 सीटें जीत ली। इन 5 दलों को कुल 41% वोट मिले। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी को जोरदार जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद इस बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज कर ली। ऐसे में कर्नाटक में बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। इसीलिए हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने येदियुरप्पा परिवार के हाथों में प्रदेश की कमान सौंपी है, तो साथ ही साथ वोकालिगा वोटों की खातिर जेडीएस से समझौता भी कर लिया है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का असर कर्नाटक में भी दिख रहा है। बीजेपी का कैडर इस मुद्दे पर बहुत सक्रिय है। पूजित अक्षत वितरण और कलश यात्रा जैसे कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी कर्नाटक में घर घर दस्तक दे रही है। दो 2019 में कर्नाटक की 28 सीटों में बीजेपी ने 27 पर उम्मीदवार उतारे। इनमें से 25 सीटों पर उसे जीत मिली। कर्नाटक में बीजेपी का कुल वोट शेयर रहा 51%। एक सीट पर बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया। 2% वोट के साथ वो सीट भी बीजेपी के खाते में ही गई, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसे जीत सिर्फ 1 पर मिली। उसका वोट शेयर 32% था। 2019 में कांग्रेस की सहयोगी रही जेडीएस ने 7 सीट पर उम्मीदवार उतारे और उसे भी सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली। जेडीएस का वोट शेयर 10% था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। ऐसे में उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा की तर्ज पर जीत की उम्मीद है। लेकिन बीजेपी भी हार से बेहद सतर्क है। उसने वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए जेडीएस से गठबंधन भी कर लिया है। दक्षिण में बीजेपी की सीट विस्तार योजना का एक और अहम राज्य तेलंगाना है, जहां उसे हालिया विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। तेलंगाना में पिछले चुनाव में बीजेपी ने 17 में से 4 सीटें जीतकर हर किसी को चौंका दिया था। हालांकि उसके बाद के चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई।
वहीं केसीआर की बीआरएस भी सत्ता से बेदखल हो गई और दक्षिण में कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद एक और राज्य पे जीत दर्ज की। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों में तेलंगाना के अंदर खास तौर पे बीजेपी के लिए एक बड़ा टास्क होगा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराना और इस बार सीटों को ज्यादा जीतना। 2019 में तेलंगाना का अंक गणित कैसा था, आप उसे भी देख लीजिए। तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी को 4 पर जीत मिली, उसे वोट मिले 19%, जबकि कांग्रेस को 3 सीट पर जीत मिली और उसका वोट शेयर था 29%। के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस और अब जिसका नाम बीआरएस है, उसे 9 सीट पर जीत मिली। बीआरएस को कुल वोट मिले 41%, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 1 सीट पर चुनाव लड़कर उसे जीता भी। एआईएमआईएम को कुल वोट मिले 3%। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।